Hello, dear students. This is the first lesson of your course NRM 5.6, and under this lesson, we will learn about the agrometeorology definitions. And before this, we will start with meteorology definitions, and we will see what are the different branches of meteorology, and then we will learn the use of agrometeorology and the scope of agrometeorology. So let's begin with the definition of meteorology. The word meteorology has been derived from the Greek word. ओके किससे डिराइव है मीटीरियोलॉजी? ग्रीक वर्ड से डिराइव है. एंड द वर्ड मीटीरियोलॉजी हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मीटियोर्स, and the simple meaning of meteors is above the earth surface. And logos means indicate signs, or the simple meaning of logos क्या होता है? To study. So now you can define meteorology. It is the branch, it is the science which deals with the physical processes that takes place above the earth's surface will come under meteorology. There are several branches of meteorology. These are dynamic meteorology, synoptic, climatology, agrometeorology, physical meteorology, and so on. There are other branches also. I have discussed here a few branches which are relevant for you. So we will study it one by one. The first one is the dynamic meteorology. अब डायनेमिक में देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं. इट इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ विंड्स, है ना. जो विंड क्या होती है? डायनेमिक सिस्टम होती है. विंड का मूवमेंट कैसे होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है. और आपको पता है कि ये डायनेमिक सिस्टम होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक मोशंस होते हैं, और ये जो एटमॉस्फेरिक मोशंस है ये बहुत सारे लॉज से गवर्न होते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ. तो ये जितने भी लॉज हैं या जो एटमॉस्फेरिक मोशंस को गवर्न करते हैं, उनकी स्टडी किस में आएगी? डायनेमिक मटीरियोलॉजी में आएगी. ठीक है. फिर आता है सिनॉप्टिक मटीरियोलॉजी. सिनॉप्टिक मटीरियोलॉजी को समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारे वेदर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन एट्सेट्रा, है ना. तो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज वेदर सिस्टम क्या है? किसका एनालिसिस और स्टडी है? लार्ज वेदर सिस्टम का, दैट एग्जिस्ट फॉर मोर देन अ डे इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. आपने सुना होगा कि वेदर फॉरकास्टिंग, है ना. यू माइट हैव हर्ड दिस वेदर फॉरकास्टिंग. तो जो वेदर फॉरकास्टिंग है वो भी किस में आएगा? सिनॉप्टिक मटीरियोलॉजी का पार्ट है. ठीक है. इसकी स्टडी भी किस में आएगी? सिनॉप्टिक मटीरियोलॉजी में आएगी. ठीक है. फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी को समझने से पहले हमने सुना है कि वेदर और क्लाइमेट, है ना, डिफरेंस है दोनों में, वेदर और क्लाइमेट में. तो वेदर एंड क्लाइमेट का जो है डिफरेंस और डेफिनेशंस, ये हम लेसन सेकंड में पढ़ेंगे. पहले यहाँ समझ लेते हैं क्या है. जो क्लाइमेट है वो किसको डिफ़ाइन करते हैं? कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जो वेदर होता है वो डे टू डे या इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर को शो करता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो एवरेज ऑफ दिस वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आता है क्लाइमेट के अंदर में. ठीक है. तो क्लाइमेटोलॉजी में सिंपली हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ रीजन्स एवरेज डेली एंड सीजनल वेदर इवेंट्स दैट अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. हमेशा यहाँ पे क्या होगा? ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो क्लाइमेट जो है इट डिस्क्राइब द एवरेज वेदर ऑफ अ रीजन. किसको दिखाता है? एवरेज वेदर ऑफ अ रीजन को दिखाता है. द एरोनॉमी, दिस इज़ द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ दिस मटीरियोलॉजी. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली स्टडी ऑफ अपर एटमॉस्फेयर विथ emphasis on composition and interaction with solar
रेडिएशन, ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, उसकी क्या कंपोजिशन है और उसका सोलर रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन है, वी स्टडी दिस अंडर एरोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द फिजिकल मटीरियोलॉजी। देखो फिजिकल मटीरियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट जो है एटमॉस्फेयर का उसकी स्टडी करते हैं, सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड द विजुअल इवेंट्स लाइक रेनबो का फॉर्मेशन, हैलोज का फॉर्मेशन जो है, इट ऑल कम अंडर द फिजिकल मटीरियोलॉजी। मैं आपको बाद में बताऊंगी हैलोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरेज का कैसे होता है, ठीक है। द नेक्स्ट ब्रांच इज द एग्रो मटीरियोलॉजी। ये क्या है, हियर एग्रीकल्चर टर्म इज देयर, सो स्टडी ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ मटीरियोलॉजी विच हैव डायरेक्ट रेलिवेंस टू एग्रीकल्चर, है ना। तो ये क्या है, आपको पता है कि वेदर जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से हैं वेदर पैरामीटर्स, लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, है ना। ये सारे प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमें भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्टडी जो है हम किस में करेंगे, एग्रो मटीरियोलॉजी में करेंगे। और एग्रीकल्चर में क्या आता है, दोनों चीज़ें आती हैं, क्रॉप हस्बेंड्री भी आता है और एनिमल हस्बेंड्री भी आती है ना। तो जो एग्रो मटीरियोलॉजी है, जो वो उसमें क्या आ जाएगा, वो इट विल इंक्लूड बोथ द कंपोनेंट, दैट इज क्रॉप हस्बेंड्री एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री। सो इट विल अफेक्ट, इट मीन्स जो हमारा मटीरियोलॉजी है और जो डिफरेंट जो वेदर के पैरामीटर्स हैं, ये हमारे क्रॉप्स को भी अफेक्ट करेंगे और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को अफेक्ट करेगा। तो इसकी स्टडी हम किस में करेंगे, एग्रो मटीरियोलॉजी में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या यूज़ है इसका, है ना। तो इसका यूज़ जो है वो क्रॉप हस्बेंड्री में भी है और एनिमल हस्बेंड्री में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो यूज़ जो है वो क्रॉप हस्बेंड्री में कहाँ कहाँ पे है ना। तो आपको पता है कि इट कैन बी यूज इन रेगुलेटिंग प्लांट साइकिल, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इल्ड, है ना। एक एक करके समझते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है, प्लांट के ग्रोथ को, है ना। जैसे कि आपको पता है जो प्लांट के ग्रोथ होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं, वाटर मिल रहा है कि नहीं। लेकिन जो एक वेदर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज कीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट में विल्टिंग होगी, वाटर स्कार्सिटी होगी, है ना। फिर बहुत ज़्यादा सनसाइन या फिर हाई इंटेंसिटी होती है तो क्या होता है, स्टोमेटा को भी वो क्लोज कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लांट का लाइफ अफेक्ट होता है। फिर से आप देखो कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन है, ये बहुत सारे इंजाइम से जो होता है, इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। और आपको ऑलरेडी पता है कि इंजाइम जो है, कोई भी इंजाइम, ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो टेम्परेचर या कम होगा, ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, प्लांट के लाइफ को अफेक्ट करेगा। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है उसी से तो प्लांट को फूड मिलता है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अफेक्ट हो गया तो फिर प्लांट की लाइफ साइकिल तो अफेक्ट हो ही जाएगी, उसका ग्रोथ भी हो जाएगा, डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। उसके बाद से जो उसका फाइनल जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, इल्ड पे होगा। और इल्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन केस प्लांट विल नॉट गेट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आया समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड इन फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ये कैसे होगा, इसको समझो।
सपोज वेदर डिपार्टमेंट और यू कैन से इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट एग्रो मीटीरियोलॉजी जो स्टेट जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, तो उस जो हमारा प्रोग्राम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके थ्रू क्या है, हर किसान को एसएमएस भेजा जाता है जिस जो भी वेदर कंडीशंस जो आने वाले होते हैं 3-4 दिन में, उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि वेदर डिपार्टमेंट और आईएमडी के तरफ से आपके पास फॉरकास्ट हो। फॉरकास्ट का मतलब कि जो एंटिसिपेटेड वेदर है उसका आपको पहले से जानकारी हो, आपको एसएमएस के थ्रू मिल गया या फ़ोन के थ्रू बता दिया गया कि फ्रॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रॉप को इरिगेट करोगे, ठीक है, लाइट इरिगेशन अपने क्रॉप में दोगे। उससे क्या होगा कि जो क्रॉप है वो फ्रॉस्ट बाइट से बच जाएगा। कुछ हद तक लॉसेस होंगे लेकिन जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो जाएगा यदि आपने अप्रोप्रिएट टाइम पे एक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद आता है इट कैन बी यूज इन गिविंग द वार्निंग अगेंस्ट द फॉरेस्ट फायर, साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। तो वार्निंग भी है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ऐसे फॉरेस्ट फायर देख रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया में इतना सारा फॉरेस्ट फायर हुआ, तो वेदर डिपार्टमेंट जो है इसका भी आपको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन डेजिमिनेट कर सकता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, फॉरेस्ट फायर की चांसेस हैं। या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, लास्ट 2-3 ईयर में आपने देखा बहुत सारा साइक्लोन आया, अम्फान आया है ना, फिर से गुजरात में वायु आया, और भी बहुत सारे आए हैं ना, निसर्ग आया रिसेंटली। तो इसका इन्फॉर्मेशन तो आपने देखा होगा, पहले जब साइक्लोन आता था आपने अक्सर सुना होगा कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जो है, जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल बेल्ट है हमारे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। लेकिन जो रिसेंट 3-4 ईयर में क्या है कि ये जो लॉसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि हमारा जो फोरकास्ट सिस्टम है हमारे इंडिया का वो बहुत डेवलप हो गया है। इसकी वजह से ऑलरेडी जो आने वाला साइक्लोन है, डस्ट स्टॉर्म है, उसका इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया जाता है। जो कोस्टल बेल्ट में जो लोग रहते हैं उनको सेफ़ प्लेसेस पे पहुंचा देते हैं, और ये इंश्योर किया जाता है कि मिनिमम जो है लॉस हो, ठीक है, या फिर ना हो। इट कैन बी यूज इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसको कैसे करेंगे, सॉइल एंड वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे, सब जैसे कि अपनी नवसारी का बात करते हैं, इट कम्स अंडर हाई रेनफॉल जोन। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो सॉइल का क्या होगा, इरोजन होगा, है ना। तो सॉइल को के इरोजन को रोकने के लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं, लाइक जो लैंड है उसको बेयर नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, ग्रासेस को लगा देंगे या कोई वेजिटेशन को लगा देंगे। उससे क्या होगा, ग्रास से क्या होगा, ग्रास के रूट जो हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को स्ट्रांगली एडहेयर करते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा, जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, हाई रेनफॉल जोन है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और हमें इरिगेशन के लिए जो है ये जो बारिश हो रही है ये क्या है, फ्री है, ठीक है। लेकिन जो बारिश होगी वो ज़्यादा कब होगी, जून टू सितंबर में ही होगी, ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर आपके पास पानी की कमी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन होगा कि ये हाई रेनफॉल जोन है, तो आप क्या करोगे, पानी को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाओगे, लाइक उसको क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाओगे। तो ये जो एग्रो मटीरियोलॉजी है ये आपको इसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, बहुत एवरेज वेदर कंडीशंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेदर कंडीशन के बेस पे या 30 ईयर नौसारी का डेटा या 50 ईयर यूज़ करके हमने क्या ये डिसाइड किया गया है कि दिस एरिया कम्स अंडर
हेवी रेनफॉल जोन, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है यहाँ सॉइल का, वाटर का, तो उसके इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड प्लांट डिजीजेज। ये जो इंसेक्ट और पेस्ट है, इसके लिए क्या होता है, एक सूटेबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। उसी कंडीशन में क्या होते हैं कि ये जो है इंसेक्ट जो है वो थ्राइव करते हैं, है ना। तो जैसे कि आपने अभी थोड़े दिन पहले में राजस्थान में और गुजरात में भी इनफैक्ट आपने सुना कि जो टिड्डी हैं, जो ग्रास ऑफर हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो टिड्डियाँ हैं ये पोस्ट मॉनसून सीज़न में जो होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर में अब आप उसका कोई इन्फ्लुएंस आपको पता नहीं चल रहा है, बट पोस्ट मॉनसून टाइम पे इन्होंने बहुत आतंक मचाया। जुलाई वगैरह के टाइम, अगस्त के टाइम पे काफ़ी इन्होंने लॉस किया है क्रॉप्स का, है ना। तो ये क्या है, कैसे एग्रोमेटीरियोलॉजी इसमें हेल्प किया कि उसने बताया कि ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, जो क्लाउड कंडीशन है, ये क्या है इंसेक्ट पेस्ट के लिए या वो टिड्डी के लिए जो है वो फेवरेबल है, और इस कंडीशन में इसका जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ये क्रॉप को बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स किए। जो फार्मर्स हैं जिनकी फील्ड थी, क्रॉप थी, उन्होंने भी बहुत अफेक्ट इसमें एफर्ट लगाया, है ना। द नेक्स्ट वन इज़ द पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन पर्टिकुलरली हम बात करें तो ये बहुत सारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। स्टेबल है कब एटमॉस्फेयर, अनस्टेबल है कब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा कब कम होगा, एटमॉस्फेरिक में मोशन, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लैप्स रेट वगैरह पढ़ लेंगे तब हमें ये ज़्यादा समझ आएगा। बट हाँ, ये एग्रोमेटीरियोलॉजी जो है ये सॉइल वाटर के पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अभी आप इतना जान लो, है ना। इट कैन बी यूज टू मिनिमाइज द लॉसेस कॉज्ड बाय हेवी रेन, फ्लड्स एंड हेलस्टॉर्म। हाँ, ऑलरेडी जब भारी बरसात होने वाली होती है या फ्लड, हेवी रेनफॉल होगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी फ्लड एंड हेलस्टॉर्म। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से हमें बहुत पहले ही मिल जा रही है। एटलीस्ट 3-4 डेज़ पहले हमें पता चल जाता है कि जो है हेवी रेनफॉल होने वाला है। तो इससे क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज़ आपको हार्वेस्ट करनी है अपनी क्रॉप, है ना, और 2 और 3 डेज़ में हार्वेस्ट करनी है, और आपके पास फोरकास्ट आ गया कि अगले 2-3 दिन में क्या है, बहुत हेवी बरसात पड़ने वाली है। तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली आप अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करोगे, आप 2-3 दिन का वेट नहीं करोगे। फिर सपोज़ आपने हार्वेस्ट कर लिया है और आपने फील्ड में छोड़ रखा है या फिर ओपन प्लेसेस में अपने क्रॉप को छोड़ रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको सेफ प्लेस पे शेड में ला के रखोगे ताकि वो बारिश के कारण बर्बाद ना हो, ठीक है। तो जो ये नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, एक्चुअली इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बट इन नेचुरल इस वेदर इंफॉर्मेशन को और वेदर फोरकास्ट के इंफॉर्मेशन को इनफैक्ट यूज़ करके आप कुछ हद तक इनके लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। द नेक्स्ट वन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। अब माइक्रो क्लाइमेट को कैसे मॉडिफाई करेंगे? अब जैसे कि आप पढ़ते हो ग्लास हाउस, है ना, उसमें क्या होता है कि आप जो टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसमें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जो सब्जियां जो सर्दियों के टाइम में आती हैं अब आपको थ्रू आउट ईयर मिल जाती हैं, है ना। जैसे टोमेटो पहले क्या होता था कि रबी क्रॉप है ना, तो विंटर में ज़्यादा आता था, लेकिन अभी क्या है कि थ्रू आउट द ईयर मिलता है। तो जो एग्रोमेटीरियोलॉजी है, इसका इंफॉर्मेशन जो है वो करके हम माइक्रो क्लाइमेट को मॉडिफाई करके जो हमारे वेजिटेबल हैं, पर्टिकुलरली फ्लावर्स हैं, उसको हम अच्छी ईल्ड उसकी ले सकते हैं।
और हेल्थ ऑफ क्रॉप प्लांट्स भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। कैसे हेल्थ को करेंगे? जैसे कि जब भी प्लांट स्ट्रेस में आते हैं तो उनका उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी भी स्ट्रेस में आती है, हमें फीवर आता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। उसी तरह से क्रॉप्स में भी ऐसे ही होता है। जब उनको कोई स्ट्रेस होता है, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस होता है, या इरिगेशन वाटर स्कार्सिटी होगी, कोई प्लांट और डिजीज़ कुछ भी ऐसा हुआ, जब वो स्ट्रेस में आते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्रॉप कैनोपी का टेम्परेचर लेकर हम उसके एयर टेम्परेचर से कंपेयर करके ये क्रॉप का जो स्टेटस है उसको हम जान सकते हैं कि क्रॉप जो है वो स्ट्रेस में है या नहीं। उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस डिग्री डे, है ना। तो ये जो है माइक्रो क्लाइमेट को हमने मॉडिफाई कर दिया है, तो क्या होगा, उसका क्रॉप का अच्छा हेल्थ होगा, और इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारा यील्ड जो है वो क्रॉप की वो ज़्यादा होगी या बढ़ जाएगी, है ना। तो ये दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ और यूज़ ऑफ एग्रो मटीरियोलॉजी इन क्रॉप। अब हम देखते हैं कि इसका जो है एनिमल हस्बेंड्री में क्या यूज़ है ना। तो द फर्स्ट यूज इज इट कैन बी यूज टू रेगुलेट एनिमल साइकिल, है ना। दैट इज़ ग्रोथ, बाई प्रोडक्ट। अब एनिमल्स में बाई प्रोडक्ट क्या होगा, मीट होगा, मिल्क होगा, ऊल होगा, एग्स होंगे, है ना। तो ये दीज आर द बाई प्रोडक्ट। तो ये सब जो हैं ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, किस एरिया में कौन सा कैटल जो है, कौन सी कैटल की ब्रीड जो है वो सूटेबल है ना। मिल्क जो है वो सर्दियों में कब फैट कंटेंट कम होता है, गर्मियों में उसके फैट कंटेंट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। स्पेशली जब हम पोल्ट्री बर्ड से बात करते हैं तो जो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर जो होता है वो पोल्ट्री बर्ड के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो जो पोल्ट्री बर्ड हैं उनका एग लेइंग का जो एक टेम्परेचर है वो भी लिमिट जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। इट मीन्स कि एनिमल भी जो है वो एक सूटेबल जो टेम्परेचर रेंज है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, उस पे उनकी एक्टिविटी या फिर उसका जो यील्ड है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जो इट कैन बी यूज इन डिज़ाइनिंग एनिमल हाउसेस। ऑफ कोर्स कहाँ पे जैसे कि कुछ एरिया हैं या फिर क्लाइमेट जो है अलग अलग प्लेसेस की अलग अलग होती है। जैसे कि शिमला की बात करें, है ना, शिमला हो गया, राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, ये जो तीनों प्लेसेस हैं, दीज ऑल द थ्री प्लेसेस आर इन द सेम कंट्री, दैट इज़ इंडिया, बट इट हैज़ डिफरेंट क्लाइमेट, है ना। उसके अलग क्लाइमेट है। तो शिमला में क्या होगा, स्नोफॉल होगा, तो हमें उसको ध्यान में रख के जो उनका एनिमल शेल्टर है उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर से हम आते हैं कि राजस्थान में, वहाँ अलग आपको शेल्टर बेल्ट जो शेल्टर जो है एनिमल का वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई होगा, है ना। तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उनको किसी तरह से सफोकेशन फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो है वो भी बहुत हार्मफुल होते हैं। फिर से ब्रीड का भी हमें ध्यान रखने पड़ता है कि कौन सा ब्रीड जो है इस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए जब हम हाई रेनफॉल जोन का बात करेंगे तो ऐसे हम उनका शेल्टर बनाएंगे जहाँ पे वाटर की लॉगिंग ना हो, है ना। जो वाटर है उससे कोई डैम्पिंग उनके शेल्टर में ना हो, तो इस तरह से हम उनका स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। फिर से इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पास्चर। ऑफ कोर्स जो एनिमल जो फीड लेते हैं दैट इज़ पास्चर, एंड द हेल्थ ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द पास्चर। हमें बरसात के टाइम पे या रेनफॉल या जून टू सितंबर मानसून सीजन की बात करें तो हमें उनका जो फीड होता है वो चेंज करना पड़ता है। जब जो हम विंटर में देते हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं हम मानसून के टाइम पे, बरसात के टाइम पे, ठीक है। द पास्चर्स आर नॉट गुड इन आवर क्लाइमेट बट दीज आर वेरी गुड इन कूल एंड द टेम्परेट क्लाइमेट, है ना। जो पास्चर है वो यूजुअली कूल क्लाइमेट में दिए जाते हैं, और इट कैन बी यूज्ड इन द प्रेडिक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज। ऑफ कोर्स
जिस तरह से मैंने बोला इंसेक्ट पेस्ट जो है वो प्लांट्स में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर क्लाउड कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, उसी तरह से एनिमल में भी जो डिजीजेज होते हैं वो भी वेदर कंडीशन से गवर्न होते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. We'll meet in the next class. Thank you for listening.